जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम क्या है, अमन गुप्ता। तो आज का टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, क्या टॉपिक्स आते हैं इसमें। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि पता है आपको, बहुत डिमांड है इसकी जेके पीएसआई के लिए, और आपको कहीं भी यूट्यूब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता चल रहा होगा, इसलिए हमने आपकी ये जो क्लास है किस पे लाई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लाई है। और कितनी वेटेज रह सकती है इसकी, 1 से 2 मार्क्स यहाँ से आ सकता है, 1 से 2 मार्क्स का पेपर। 1 से 2 मार्क्स का पेपर यहाँ से, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी कंट्री की या किसी भी लोगों की, वो किस पे अचीव होती है, कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब मान लो कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह अगर मेरे को डेवलप करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है। अगर मैं इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है तो कितना पोल्यूशन भी तो कर रही है, हार्म भी तो कर रही है एनवायरनमेंट को। तो नो डाउट कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है कंट्री की भी, लोगों को जॉब्स वगैरह भी मिल रही है, बट क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को भी तो लॉस हो रहा है। इन्वायरमेंट किस तरह से या इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन्वायरमेंट किस तरह से लॉस होगा। कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज में क्या होगा, जब पोल्यूशन निकलेगा, मान लो इकोनॉमी भी बढ़ रही है, जॉब्स भी मिल रही हैं, बट क्या हो रहा है कि पोल्यूशन भी निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं किसको, इन्वायरमेंट को। वैसे माइनिंग एक्टिविटीज कुछ, अगर मैं माइनिंग करता हूँ, कुछ सॉइल डिग्रेडेशन वगैरह, तो माइनिंग से मेरे को मिनरल्स मिल रहे हैं, इकोनॉमिक भी हम रिच हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि कुछ लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट का। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से क्या है कि जैसे दिल्ली जैसी स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं कहाँ पे, एनवायरनमेंट में, किससे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से। और इंफ्रास्ट्रक्चर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि ऐसी चीजें जिससे हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट तो करें, डेवलपमेंट जरूरी भी है, डेवलपमेंट करें, बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट में नहीं। उससे एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा लॉस ना हो, यही चीज कहती है कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही क्या है, आज की डिमांड है। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आज की क्या डिमांड है मार्केट की। क्या कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, मान लो कि अगर मेरे को कोई भी किसी भी तरीके से क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है किसी कंट्री की, या किसी कहीं इकोनॉमी वगैरह बढ़ानी है, तो उसमें अल्टीमेटली पार्ट रोल कौन प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है कौन, इंडस्ट्रीज और लोगों को कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, जॉब्स वगैरह बढ़ रही हैं, बट हो रहा क्या है एट द अदर एंड, दूसरी जगह के एनवायरनमेंट को इफेक्ट भी तो हो रहा है कि इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज, जितनी ज्यादा सेटअप होंगे जॉब्स भी बढ़ेंगे, ये तो ऑब्वियस है। जब जॉब्स बढ़ेंगी तो क्या, पोल्यूशन भी तो निकलेगा, पोल्यूशन से क्या, और एनवायरनमेंट को लॉस भी हो रहा है, तो उस इन्वायरमेंट का लॉस को कम करने के लिए डेवलपमेंट तो होती रहे, वो तो जरूरी है, बट इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे ना हो। इसी चीज को कहते हैं हम क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के पास क्या पोटेंशियल भी है टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड आल्सो द इकोनॉमिक, एंड आल्सो द इकोनॉमी। कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। और बायोटिक के अंदर कौन से आते हैं, जितने भी नॉन लिविंग है। लिविंग के अंदर कौन कौन आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गया, प्लांट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, कोई भी सिंगल सेल मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स आ गए, वायरसेस आ गए, कोई भी चीज आ गई, वो सब किसके अंदर आती है, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। अबायोटिक में कौन सा आ जाएगा, ऑल नॉन लिविंग, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गई, सॉइल हो गई, ये सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। वैसे सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट की, ये जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट का, वो डिपेंड करता है, देखो, रिसोर्सेज पे। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए जिसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सके, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसको एक बार यूज कर लिया फिर मैं दूसरी बार यूज नहीं कर सकता। यही होता है डिफरेंस किसमें, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज सोलर एनर्जी है, क्या यूज करने से एक ही बार यूज कर सकता हूँ, क्या अगली बार खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अगर मैं कोल या पेट्रोलियम की बात करूं, तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एक बार यूज कर लिए तो फिर क्या खत्म हो जाएंगे, तो फिर से मेरे को उनको बनाना पड़ेगा, तो फिर यूज कर सकता हूँ। इट
ये हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, दोनों रिसोर्सेज डाइवर्सिटी देते हैं जो असेंशियल है, किसके जीने के लिए जरूरी है, जैसे मान लो कोल पेट्रोलियम भी दे रहे हैं, सनलाइट भी दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे रहे हैं हमें, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सनलाइट इंपॉर्टेंट है ना, भले ही बायोटिक फैक्टर है, बट क्या है, नॉन रिन्यूएबल भी है, रिन्यूएबल भी है, तो और क्या कर रहे हैं, जीने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरह से क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वायरमेंट के पास क्या होती है, अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, और ये क्या करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्स प्रोवाइडेड द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इज or the rate of exploitation is lesser than the rate of regeneration. If the rate of exploitation increase, the resources get exhausted. अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि कोल एंड पेट्रोलियम एक बार यूज कर ली तो अगली बार बनते ही नहीं, बनते हैं, बट हम जितनी तेजी से इनको यूज कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से इनको हम खत्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, मतलब टाइम लगता है। कोल एंड पेट्रोलियम को बनने में 10,000 साल लगते हैं, और यूज कितने फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं हम, तो क्या कह सकता हूँ मैं कि जो मेरा रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, कि जो जिस रेट से मैं यूज कर रहा हूं इनको, वो ज्यादा है किससे, रेट ऑफ रीजनरेशन, मतलब फिर से बनने के रेट से क्या ज्यादा है। जब फिर से बनने के रेट से ज्यादा है तो क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा रेट ऑफ रीजनरेशन से, तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर रेट ऑफ रीजनरेशन ज्यादा होगा तो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। कि अब क्या कहने का मतलब है कि जितना रेट से मैं किसी भी चीज को यूज कर रहा हूँ और उसके बनने का प्रोसीजर उससे कम है, यूज ज्यादा तेजी से कर रहा हूँ और बनता थोड़ा कम तेजी से है, तो क्या ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और इन्वायरमेंट के पास क्या है, कुछ capacity होती है to expel impurities. It has limited capacity. Hence, if the rate of pollution is more than the rate of purification, then it is threat to the environment. इन्वायरमेंट के पास एक अपनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को खुद ही साफ करना स्टार्ट कर दे। जैसे वाटर होता है, क्या होता है कि वाटर के पास अपनी कैपेसिटी होती है, वाटर फिर से रिजनरेट करना। खराब पानी जो आप सुनते हो ब्लैकिश वाटर, वहां पे स्मेल क्यों होती है, वो अपने आप को फिर से रीजनरेट करता है। वैसे इन्वायरमेंट के पास कैपेसिटी होती है, वो खुद को रीजनरेट करता है, पर टाइम के साथ करता है। अगर एक लिमिट तक करता है, बट उस लिमिट से जब हम इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। जब जिस रेट से हम उसको प्यूरिफाई कर रहा है इन्वायरमेंट अपने आप को, तो ये क्या थ्रेट है किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। और मेजर प्रॉब्लम जो हमें हमें देखने को मिल रही है वो क्या आती है, एक डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक ग्लोबल वार्मिंग एट द ग्लोबल लेवल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखो, इन्वायरमेंट की चेंज की वजह से हमें लाइफ, लोगों के जीने पे हेल्थ इश्यूज आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, वोल्केनोज एक्सेट्रा देखने को मिलेंगे। इंडिया के पास अबंडेंट फॉर्म में क्या, नेचुरल रिसोर्सेज दोनों, रिन्यूएबल भी नॉन रिन्यूएबल भी, और एन एक्सपेंशन थ्रेटन टू लीड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ व्हिच दे बाय थ्रेटन द एनवायरनमेंट। अगर हम इनको, बट जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह से क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिस जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ज्यादा यूज करेंगे तो क्या करेंगे, और ज्यादा थ्रेट हो रहा है किसको, एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए क्या है, ये इंडिया की एक प्रॉब्लम है। सच प्रॉब्लम विद एक्सप्लॉइटेशन, जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी किसमें, वाटर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी लोगों को घर बनाने, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन देखनी पड़ेगी, डेजर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कुछ गैसेस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, ठंडा करके रखती हैं। मान लो अगर ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, ये सन की रेज आ रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, अर्थ को वार्म करके रख रही हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल देखो क्या होती है। जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, कोई भी गाड़ी है, गाड़ी को जब आप गर्मियों के मौसम में धूप में लगाओगे तो क्या होता है कि सनरेज तो एंटर कर जाती हैं, किससे, वो शीशे से जो आगे लगा होता है, फ्रंट शीशे, वहां से तो एंटर कर जाती हैं, लेकिन वो होती कौन सी है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस। और जब वापिस जाना स्टार्ट होती हैं तो शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रही, तो कौन सी है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, बट जो जाएंगी शॉर्ट वेव रेडिएशंस। बट ग्लास क्या है, ग्लास भी मेरी एक ग्रीन हाउस गैस है जो उसको बाहर जाने से रोकेगा, तो वो हीट अंदर ही रहेगी। तो इसी वजह से क्या होती है, आपकी गाड़ी गर्म होती है, इसीलिए आप क्या करते हो, शीशे डाउन करते हो या 2 मिनट एसी ऑन करते हो, ताकि क्या हो, इन्वायरमेंट
जो अंदर की हीट है वो बाहर जाए और क्या हो सके, इन्वायरमेंट नॉर्मल हो सके। इसीलिए इसी तरीके से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी हेल्प करता है किसको, अर्थ को वार्म करने के लिए, बट एक लिमिट तक। बट हमने क्या किया, उस लिमिट को एक्सीड कर दिया। जब हम उस लिमिट को एक्सीड कर देंगे तो बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगी। जब ओवर हीटिंग हो गई तो क्या होगा, ग्लेशियर्स, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो क्या ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट होंगे। जब ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट होंगे तो आपको फ्लड्स जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। वो पानी किस में आएगा, वो बर्फ जब पिघलेगी तो किसकी तरफ मूव करेगी, ओशंस। ओशंस के पास तो जगह उतनी ही है। अब ओशंस का पानी कहाँ आने को स्टार्ट करेगा, कॉन्टिनेंट्स में, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, फ्लड्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको समझा दिया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कि टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर इज हीट इंक्रीजिंग इन द लास्ट 2 सेंचुरी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, फॉसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन, इमिशन और सम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। ये याद रखना, कभी कभार पूछता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। उसके बाद मीथेन का फॉर्मूला क्या, CH4, हैव बीन इंक्रीजिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एनवायरमेंट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। जितनी चाहिए हमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्लास हो गए, सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। बट एक लिमिट तक। बट अगर इस लिमिट को हम एक्सीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसको हम बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती। जो अगर हम इंक्रीज करेंगे इन ग्रीन हाउस को तो ये डिस्टरप्ट कर देती है किसको, हीट बजट को। जितना हीट होनी चाहिए पूरे हमारे अर्थ में, उसको एक्सीड कर देगी। उसी चीज को आप क्या कहते हो, ग्लोबल वार्मिंग। द टेम्परेचर इज ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर इनके द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मैंने बताया कि आपको इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर्स का पिघलना, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी किसकी तरफ मूव करेगा, सीज की तरफ। सीज की तरफ तो सी लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। कोस्टल फ्लड्स, वो पानी कहाँ, कॉन्टिनेंट्स की तरफ आना स्टार्ट करेगा तो कोस्टल फ्लड्स। एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियर ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज, नेचुरल कैलेमिटीज। और इसी चीज को कम करने के लिए हमने क्या लाया था, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ दैट सॉर्ट इज द क्योटो प्रोटोकॉल विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पर हुई थी, जापान में। कब, 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से। किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को पूरे वर्ल्ड में। तो इसी पे होता है क्या, क्योटो प्रोटोकॉल बना था कहाँ पे, जापान में। कौन से ईयर में, 1997 में। तो याद रखना, the per capita forest land in India is about 0.08 hectare while the requirement is 0.47। अब देखो जैसे कि क्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो लैंड एक इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए वो कितनी चाहिए, 0.08 हेक्टर। पॉइंट जीरो 0.47 हेक्टर चाहिए, बट एट प्रेजेंटली कितनी है, 0.08 हेक्टर। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जगह भी कम है। तो इसीलिए जहां मेरे को 0.47 चाहिए थी, आज मेरे पास कितनी रह गई है, सिर्फ 0.08 हेक्टर ही रह गई है। और इंडिया के पास क्या है, 17% ऑफ द वर्ल्ड टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन। और यही इंडिया की सबसे बड़ी गरीब रहने का, पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन है कि ये भी है कि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। और क्या है हमारे पास, इंडिया के पास 17% की वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, 20% एनिमल्स की पॉपुलेशन। और जबकि एरिया हमारे पास कितना है, 2.5 एरिया ही है। और जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है इंडिया में वो भी इंक्रीज करके 1951 में कितने थे, 3 लाख, और अब कितने, 67 करोड़। कब, 2003 में, जब रिपोर्ट्स आती है। और जो यूज ऑफ मोटरसाइकिल है इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। इसीलिए अब गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अब हम किसको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं कि लोग उसको यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह चलना स्टार्ट हो गई। इलेक्ट्रिक बसेस से क्या होगा, आप बसेस, मोटरसाइकिल्स या पर्सनल व्हीकल कम यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्स है, कोल या पेट्रोलियम, जो क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक तो क्या कर रहे हो आप, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, बट बनने को तो टाइम लग रहा है, खत्म तो जल्दी हो जाएगा। तो रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और रेट ऑफ रीजनरेशन को भी कंट्रोल करके रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे फ्यूचर में। एक तो इस तरह से प्रोटेक्ट करे हो, और दूसरा किस तरीके से, जो ये एनवायरनमेंट को लॉस करेंगे, जो ये गैसेस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उससे भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो उससे भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब देखो, अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो इंडिया का, उसने 17 कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज को किसमें इंक्लूड किया जो पोल्यूशन करती हैं।
और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल, अगर इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली लीड किसको करता है, इकोनॉमिक को भी लीड करना स्टार्ट कर देता है। देखते हैं कैसे द मोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये किसने अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर हुआ था, वहां पे ये पूछा था यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी क्या फुल फॉर्म है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा ना हो कि इस टाइम हम इतना ज्यादा यूज कर लें कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही नहीं। यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, इसी चीज को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि कोई रिसोर्सेज है, कोल या पेट्रोलियम को, जैसे उनका रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, अगर हम बात करें रेट ऑफ रीजनरेशन से, तो ऑटोमेटिकली क्या एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बट ऐसा ना हो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दें कि फ्यूचर नीड, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही नहीं, प्रेजेंट में ही हम उसको खत्म कर दें। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, हमें उतना ही यूज करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर नीड्स के लिए भी सेव कर सकें। इसी चीज को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल इसके कहने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को हम बराबर करके चलें या कम रखें थोड़ा बहुत रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को, किससे, रेट ऑफ रीजनरेशन से, ताकि क्या हो, एग्जॉस्ट ना हो और फ्यूचर जनरेशन वाले भी यूज कर सकें। यही कहते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ब्रुंडटरलैंड कमीशन है वो सजेस्ट क्या करता है, जो मीटिंग्स होती हैं, जो नीड होती है फ्यूचर की, वो किस पे डिपेंड करेगी, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। और जब डिसीजन लिए तब देख के कि क्या, उसके बाद क्या है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज का यूज करें जो खत्म ही नहीं होनी है। हमें पता है अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी करें उनका, वो तो कंटिन्यू खत्म नहीं होंगी, इसीलिए उनको यूज करेंगे, जैसे हाइड्रो पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, टाइडल पावर। इससे क्या कर सकते हैं हम, प्रोटेक्ट कर, एक तो ये कुछ लॉस नहीं करेंगे, कोई गैसेज रिलीज नहीं करेंगे, इससे क्या रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। और दूसरा क्या है कि रूरल इंडिया में क्या होता है, गुड नंबर ऑफ पीपल स्टिल यूज यूज एंड अदरवाइज फॉर कुकिंग एंड इट हैव ग्रीन द प्रोसेस हेल्प्स द एनवायरनमेंट। देखो अब जैसे कि उज्ज्वला योजना हमने स्टार्ट किया, हमने क्या किया कि सिलेंडर एलपीजी कनेक्शंस देना स्टार्ट किए, कहाँ पे, रूरल एरियाज में भी। उससे क्या होगा कि जो वुड वगैरह हम यूज कर रहे हैं खाना बनाने, जो रूरल गांव के एरिया में क्या होता है कि लकड़ियों का यूज करते हैं क्या खाना बनाने के लिए, उनको जब एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे, जो लकड़ी जलाने से हार्मफुल गैसेस जा रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी, उनसे भी हम प्रोटेक्ट करें, और ऑटोमेटिकली उनका क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट भी हो रहा है। एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं अब, तो ऑटोमेटिकली क्या, एनवायरनमेंट को लॉस भी कम होगा और इकोनॉमी भी बढ़ रही है। प्रमोटिंग द यूज ऑफ सीएनजी फॉर मोटर व्हीकल इज अनदर इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव। मतलब कि मैं सीएनजी का यूज करूं मोटर व्हीकल्स में, ये भी क्या एक अल्टरनेटिव हो सकता है, किसमें, मोटरसाइकिल्स में। किसको यूज करूं, सीएनजी को। सीएनजी में जो गैस यूज होती है, याद रखना कौन सी होती है, वो मीथेन गैस होती है सीएनजी में। मीथेन गैस होती है कौन सी, सीएनजी में। जो सोलर, दूसरा क्या है कि सोलर पावर को यूज करूं, सोलर पावर इस्टेब्लिशमेंट करूं, जो अभी आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने जा रही है सोलर। अब हमारा फोकस क्या है कि हम सोलर एनर्जी से ही ज्यादा से ज्यादा बिजली क्या करें। और यही सारी पूरे वर्ल्ड में अब चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसको यूज करें, सोलर एनर्जी को यूज करें। और आने वाले टाइम पे ये बिग मार्केट बन सकती है सोलर एनर्जी की। For promoting the use of traditional knowledge practice, environment friendly and also good for the human health. Organic farmer also need to at large scale to improve them as conservation of the major objective of the sustainable development. ऑर्गेनिक फार्मिंग करें कि मतलब ऐसा कुछ नहीं जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं उससे क्या होता है कि सॉइल भी खराब होती है। और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज ना करें, कुछ भी जो यूज करते हैं केमिकल्स उनका यूज ना करें, एक साफ तरीके से हम यूज करें, ताकि क्या हो, जो हमारी सॉइल को लॉस हो रहा है उसको भी हम कंजर्व कर सकें। इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट भी कंजर्व रहेगा। कैसे कंजर्व रहेगा, देखो अब केमिकल्स है सॉइल में, सॉइल क्या होगा, जब बारिश होगी वही पानी, केमिकल्स पानी में मिलके किसी रिवर को मिलेंगे, तो वो रिवर पूरी पोल्यूट हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली केमिकल्स का यूज ही नहीं करेंगे, तो केमिकल्स वाटर पोल्यूट ही नहीं कर पाएंगे। जब वाटर पोल्यूशन ही नहीं होगा तो एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर अब आपको पूछ ले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, 1974 में। क्यों हुआ था, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, स्पेशली वाटर एंड एयर पोल्यूशन को कैसे कम करना, उस लिए हुआ था।
ठीक है। ओजोन डिप्लीशन क्या है कि जैसे कि आपको पता है, एक तो क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन आपको देखने को कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर पूछ ले कभी कभार कि ओजोन लेयर कौन से स्फेयर में होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। एक तो ये पॉइंट याद रखना। अब ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन का मतलब एक क्या है कि जो आपको पता है सन क्या देता है, अल्ट्रावायलेंट रेज देता है। अगर अल्ट्रावायलेंट रेज डायरेक्ट आ जाएंगी फिर धरती पे, तो क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाता है, कैटरेक्ट, सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्ट्रावायलेंट रेज अर्थ तक ना पहुंच पाए। एक ओजोन लेयर होती है जो इन अल्ट्रावायलेंट रेज को अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देंगी। जब इनको अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देंगी तो क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। तो ओजोन डिप्लीशन क्या, इज द फिनोमिना ऑफ रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर अगर मान लो कुछ सेंटीमीटर की है, उसकी थिकनेस क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली कम हो रही है। ओजोन लेयर इज द स्ट्रेटोफेटिक लेयर ऑफ ओजोन। मैंने बताया कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट फिल्टर द सन अल्ट्रावायलेंट रेड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीज। ये क्या करती है, फिल्टर करती है किसको, अल्ट्रावायलेंट रेज को, और ताकि अल्ट्रावायलेंट रेज क्या हो, अर्थ तक ना पहुंच पाए। बट क्या है कि एक्सेसिव एमिशन किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो हम किस में यूज करते हैं, एसीज वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में। तो एज अ ब्रोमोफ्लोरोकार्बन यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में गैसेज यूज होती हैं, इससे क्या होता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसी के लिए हमने क्या बनाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस लिए बनाया, ताकि जो हम सीएफसी कम कंपाउंड्स को यूज कर रहे हैं, उसको इंक्लूडिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरो इथेन एंड हेलॉन्स को। तो उसी के लिए अगर आपको पूछ ले कि हमने ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या बनाया, तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया, ओजोन डिप्लीशन के लिए। वैसे चिपको और अपेको मूवमेंट किस लिए बनाया, ताकि हम क्या कर सकें, कंजर्वेशन कर सकें किसका, ट्रीज का। तो ये मीनिंग ऑफ चिपको का मतलब क्या हो गया, हक करना। ये मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, अपिको वॉज स्टार्टेड इन सकलानी जंगल ऑफ सिरसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये किस लिए हुई थी, ताकि हम अपने क्या कर सकें, ये जो ट्रीज हैं इनको क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो यही थे कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। बाकी आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हो, हमें बता सकते हो हमारी क्लास कैसे लगी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, उन तक भी ये टॉपिक पहुंच जाए। देखो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक से, कि एक या दो क्वेश्चन उनका भी अटेम्प्ट हो जाएगा। सो शेयर करो और अपने कमेंट्स देते रहा करो, बताया करो कि हमारे क्लासेस कैसी लगी है आपको। सो बाकी आप हमें बता सकते हो कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो टॉपिक हम लेते रहेंगे।